हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई जा रही परीक्षा MA MSc जियोग्राफी, हाइड्रोलॉजी एंड ओशनोग्राफी के क्वेश्चन के आंसर पर डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यह एक तरीके से आंसर की के रूप में ही होगा। आप लोग चाहें तो यहाँ से अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। हाइड्रोग्राफ एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है वर्षा का, सतही अपवाह का, भूजल प्रवाह का, नदी में बहने वाला निर्वहन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सतही अपवाह का, सतही अपवाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल विज्ञान का विषय क्षेत्र है बांधों एवं जल ढांचों का निर्माण, विद्युत उत्पादन, अपरदन नियंत्रण, इनमें से सभी। तो ये आप चौथा ऑप्शन कर लीजिए, इनमें से ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः स्पंदन क्षमता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? W हार्नर के द्वारा, रॉबर्ट E हार्टन के द्वारा, मेरिल बर्नार्ड के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट E हार्टन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वर्षा सिम्युलेटर का उपयोग निम्नलिखित के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका अपवाह हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अपवाह। ये देखिए MA MSc सेकेंड सेमेस्टर जियोग्राफी के हाइड्रोलॉजी और ओशनोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है और यह क्वेश्चन पेपर बहुत तगड़ा बनाया जा रहा है इस समय। जो पहले बच्चे लिखित परीक्षा में बैठते थे और थोड़ा बहुत लिख लेते थे और पास हो जाते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रह गई है। अब तो स्थिति पास होने तक की भी नहीं रह गई है। बहुत ही कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन बनाया जा रहा है। जल विज्ञान 5वां नंबर क्वेश्चन है, जल विज्ञान वह विज्ञान है जो संबंधित है सतही जल, भूमिगत जल, नदी का पानी, 1 और 2 दोनों। तो ये जो जल विज्ञान है वो सतही जल और भूमिगत जो दोनों से आपका संबंधित हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 2। हालांकि ये जो आपका नदी का पानी है इससे भी संबंधित हो सकता है। यदि ऑप्शन में दिया होता 1, 2 और 3 या फिर सभी दिया होता तो यहाँ पर सभी उत्तर सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का है, मिट्टी की अंतः स्पंदन क्षमता निर्भर करती है मिट्टी के कणों के आकार एवं आकृति पर, मिट्टी के कणों की व्यवस्था पर, मिट्टी में मौजूद रिक्तियों की संख्या पर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा गर्म महासागरीय धारा है? ब्राज़ील की धारा, कनारी की धारा, फाकलैंड की धारा, बेंगुला की धारा। तो देखिए कनारी, फाकलैंड और बेंगुला ये तीनों आपका कोल्ड करेंट है। ये क्या है? कोल्ड है। जबकि जो ब्राज़ील है ये क्या है? ये वार्म है ना। ब्राज़ील एक वार्म यानी गर्म जलधारा है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, भूमिगत जल प्रवाह मानचित्र किस नाम से जाना जाता है? आइसो पैच मानचित्र, आइसो कंटूर मानचित्र, पोटेंशियोमेट्रिक मानचित्र, फ्लाइड्रोलिक मानचित्र। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्लाइड्रोलिक मानचित्र। और जिनको क्वेश्चन के आंसर पर कोई भी आपत्ति हो तो वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ से ज़रूर उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 20 मार्च को गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लेब्राडोर गर्म जल महासागरीय धारा, क्यूरोसियो गर्म महासागरीय धारा, बेंगुला ठंडी महासागरीय धारा, ओयोसियो ठंडी महासागरीय धारा। कह कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की बात है, सुमेलित नहीं है। तो जो लेब्राडोर है वह एक ठंडी जल धारा है, तो यही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी ये सभी सुमेलित हैं, ये सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठंडी जलधारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ प्रवाहित होती है। तो इनमें देखिए यहीं पर ये असत्य हो गया है ना। तो ये जो पहला ऑप्शन है यही ये सही होगा और यही गलत है, क्योंकि जो ठंडी जलधारा होती है वो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ पर दिया है कि यह निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। तो यहीं पर यह गलत हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस झील सागर की लवणता अधिक है? मृत सागर, ग्रेट साल्ट झील, वान झील, बाल्टिक सागर। तो इनमें से पूछा जाए कि किस सागर की लवणता सर्वाधिक है, तो इसमें से जो तुर्की का लेक वान झील है जिसकी लवणता 330 ग्राम प्रति हजार है, 330 ग्राम प्रति हजार है। तो यहीं पर ये बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रशांत महासागर में मध्य महासागरीय कटक नहीं पाए जाते हैं, तो ये सत्य है, यहाँ पे ये कटक नहीं पाया जाता है। अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है, ये भी सही है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में मध्य महासागरीय कटक का नाम चैलेंजर कटक है, तो ये गलत है, यहाँ पे चैलेंजर नहीं बल्कि यह डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डॉल्फिन के नाम से यह जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, ये तो बिल्कुल बात सत्य है। एबेसर मैदान सभी महासागरों में पाया जाता है, ये भी बात सत्य है। एबेसर मैदान का मतलब ये अघात मैदान हो गया, तो ये मैदान सभी महासागरों में पाए जाते हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर में थोड़ा सा कम है चूँकि यहाँ पर कटक अधिक हैं। महाद्वीपीय मग्नतट महासागरीय क्षेत्र का लगभग 7.6% है। महाद्वीपीय मग्नतट महासागरीय क्षेत्र का लगभग 7.6% है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लगभग 7.6 क्या ये 7.5% पर है, तो लगभग की बात कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं है जो यही गलत, तो यही हो जाएगा। तो इनमें से सभी सही है, यानी कोई भी कथन गलत नहीं है। तो चौथा इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताप प्रवणता की विशेषता है? तो गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है, यही ताप प्रवणता की विशेषता होती है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, महासागरीय जल की सतह का औसत तापमान होता है? तो महासागरीय जल की सतह का देखिए जो औसत तापमान होता है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चूँकि इस ऑप्शन में कहीं भी 17 नहीं है, लेकिन इस 17 के सर्वाधिक जो नज़दीक है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर टिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 20 डिग्री सेंटीग्रेड सही होगा। एक देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर महासागरीय जल का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 20 डिग्री, चूँकि यही 17 के सर्वाधिक निकट है। 18 नंबर है, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो वाष्पीकरण एवं वर्षण, नदियों के द्वारा ताजे जल का प्रवाह, पवन, उपयुक्त में से सभी। तो महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक में आपके ये सभी हो जाएंगे, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक बात ध्यान से देखिए, जो लोग श्योर सीरीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि नहीं श्योर सीरीज़ को पढ़ ले, तो बेटा श्योर सीरीज़ से काम नहीं होने वाला है। श्योर सीरीज़ से मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन यदि आ गया तो भी गलती कर देंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग किताब का अध्ययन करिए, गहन तरीके से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। प्रश्न ऐसा नहीं बना है लुंजू पुंजू, प्रश्न ऐसा बना है कि तेल निकाल देगा पसीना, तो बहुत दूर की बात है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में अधिकतम घुले हुए नमक की मात्रा है? सोडियम की, मैग्नीशियम की, क्लोरीन की, इनमें से कोई नहीं। वाह क्या क्वेश्चन आ गया। तो ये देखिए इसमें क्लोरीन होगा, ठीक है ना, ये क्लोरीन होगा। क्लोरीन की मात्रा सर्वाधिक है। समुद्री जल में जो अधिकतम घुले हुए नमक होते हैं उसमें क्लोरीन की मात्रा होती है, जबकि समुद्रों में सर्वाधिक लवणता सोडियम क्लोराइड की होती है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो है कि वो लवण के रूप में है, लेकिन उनमें उन लवणों में कई प्रकार के हैं, तो उनमें जो नमक है सर्वाधिक मात्रा में है और वो क्लोरीन जो है कि वो है। तो राइट ऑप्शन आपका क्लोरीन हो जाएगा। उस तत्व की पहचान करें जो जल चक्र का भाग नहीं है? तो वाष्पीकरण है, वर्षण है, संघनन है, लेकिन जो हाइड्रेशन है, जल योजन है, ये नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है? तो महासागरीय ढाल की औसत गहराई पूछा है, तो 20 से 200 मीटर, 2 से 20 मीटर, 200 से 2000 मीटर, या 2000 से 20,000 मीटर के बीच। तो जो महाद्वीपीय ढाल की जो औसत गहराई बताई गई है वो 200 से 2000 मीटर के बीच बताई गई है। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है? तो देखिए इनमें जो महासागरीय गंभीर है ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रवाल द्वीप भी पाए जाते हैं, गुयोट भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन समुद्री जो टीला है ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है? तो 1000 ग्राम जल में, है ना,
1000 ग्राम जल में घुले हुए कुल नमक की मात्रा उस जल की लवणता कहलाती है। तो 1000 ग्राम जहाँ दिया हुआ तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इन चारों में आर्कटिक महासागर आपका सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फंडी की खाड़ी। बृहद ज्वार आने का कारण है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो वहाँ पर बृहद ज्वार अनुभव किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दीर्घकालिक समुद्र स्तर पर परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? पिघली बर्फ की चादर, जलवायु परिवर्तन, थर्मल विस्तार, सब हो जाएगा। तो आप उपरोक्त सभी पर टिक लगाइए। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रवाल भित्ति की वृद्धि के संबंध में सही नहीं है? तो प्रवाल भित्ति ताजे पानी में वृद्धि करती है, तो ये तो बात सही है। प्रवाल भित्ति गर्म जल 23 डिग्री से 25 डिग्री, यही गलत हो गया ना, ये चीज़ गलत है यहाँ पर, ठीक है, ये गलत है। और यही पूछा जा रहा है कि कौन सा संबंध नहीं है, ये देखिए नहीं है तो यही नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन हो जाए तो देखिए, जो प्रवाल भित्ति होते हैं ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में विकसित होने वाले बहुत ही सेंसिटिव जीव होते हैं और इसके अलावा इनको स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। ये बहुत अधिक गहराई में नहीं रह पाते हैं, ये छिछले सागरों में या चबूतरों पर ही विकसित होते हैं। फिर क्या अनुकूल दशाएं होती हैं कि इनके लिए जो तापमान होता है वो 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान होना चाहिए। उससे कम या उससे अधिक तापमान में ये मर जाएंगे और उस महासागरीय जल की लवणता 27 से 30 प्रति हज़ार के बीच में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तापमान दिया है 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर ये क्या होगा, मर जाएगा, है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 29 नंबर, उच्च ज्वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उच्च ज्वार परिवहन में मदद करता है, उच्च ज्वार मत्स्य में मदद करता है, उच्च ज्वार जहाज को पतन तक लाने में मदद करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो ये जो चौथा बचा यहीं बचा एक तो इनमें से कोई नहीं, बाकी सभी सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, समुद्री जल के दिन में 2 बार लयात्मक उत्थान एवं पतन को क्या कहते हैं? तो इसी को हम ज्वार और भाटा के नाम से जानते हैं। 31 नंबर है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत पानी महासागरों में पाया जाता है? तो 97%, बाकी 3% जो है मीठे जल के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कौन से कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो पृथ्वी का घूर्णन, महासागर के पार हवाएं, पानी का घनत्व, उपयुक्त सभी। तो ये आपका सभी हो जाएगा। ये सभी कारक क्या करेंगे कि ये समुद्री धाराओं को प्रभावित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल चक्र को चलाने वाली ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर विकिरण है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया जल वाष्प को तरल जल के बूंदों में परिवर्तित करती है? तो जो संघनन की क्रिया होती है ना, संघनन की क्रिया इसको क्या करती है? परिवर्तित करती है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1, संघनन। अब अगला क्वेश्चन है, जब पौधे मिट्टी से पानी लेते हैं और पत्तियों में छोटे छिद्रों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ते हैं तो इसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसी को आप वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन का नाम देते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 3। 36 है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी मिट्टी में प्रवेश करता है और भूजल बन जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा है, अंतःस्पंदन है, अपवाह है, वाष्पोत्सर्जन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतःस्पंदन। 37, मिट्टी और चट्टान की भूमिगत परतों के माध्यम से पानी की आवाजाही के लिए क्या शब्द है? तो देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। सतही अपवाह होगा नहीं, सतही अपवाह धरातल पर होता है। वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधों द्वारा होगा। सब्लिमेशन मतलब इसी को आप हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोई भी ठोस वस्तु डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, जैसे मोमबत्ती का जलना, यह ऊर्ध्वपातन का एक सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। ठीक है, अब बचा परकोलेशन। तो ये जो परकोलेशन इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? रिसाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसाव कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यही होगा रिसाव, यानी कि परकोलेशन इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक जल चक्र को बाधित कर सकती हैं? है ना, दिया है बांध बनाना, पेड़ लगाना,
कागज़ का पुनर्चक्रण करना या टीवी देखना। ये तो सवाल देखिए बहुत फंसाया हुआ है कि अब इसमें से कौन सा किया जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे हिसाब से तो वो हो जाएगा आपका बांध बनाना। क्या हो जाएगा? बांध बनाना। ठीक है ना। चूँकि ये जो बांध होता है ये मानवीय गतिविधियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं और बांध का बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इश्यूज और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। पेड़ लगाने से क्या होगा कि आपका जो जल चक्र है वो बिल्कुल बैलेंसिंग रूप में रहेगा, बैलेंसिंग रूप में रहेगा। कागज़ का पुनर्चक्रण करना, ये भी जब कागज़ का पुनर्चक्रण होगा तो पेड़ पौधों की कटाई छटाई कम होगी, तो वो पेड़ पौधे भी क्या करेंगे, जल चक्र को हमेशा बैलेंस के रूप में बनाए रखेंगे। और टीवी देखने से कोई संबंध ही नहीं है, जल चक्र का टीवी से कोई संबंध नहीं है, तो इसको तो हटा ही दीजिए। अब इन तीनों में देखा जाए तो इन तीनों में बांध बनाना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करती? तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, वायुमंडलीय दबाव। तो ये आर्द्रता है जो ये वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है ना। चूँकि आर्द्रता एक वाष्पीकरण का ही एक परिणाम होता है। ठीक है ना। वाष्पीकरण का परिणाम है आर्द्रता, लेकिन तापमान वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है, हवा की गति भी करता है, वायुमंडलीय दबाव भी करता है। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री निक्षेप का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कीचड़, टेरियोजीनियस, ऊज, पेरिजिक निक्षेप, क्ले, ज्वालामुखी धूल, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इनमें से ये सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है 41, बहुत महीन बनावट वाले पेलोजिक निक्षेप हैं, ऊज है, जली है, मोलस है, इनमें से कोई नहीं, तो आप इसमें ऊज कर सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऊज हो जाएगा। 42 है, निम्नलिखित महासागरीय नीतक की उच्चावच की विशेषताएं। वाह भाई वाह, क्या क्या क्वेश्चन दिया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि बच्चे कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं कि दिया है महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, गहरा सागरी मैदान, महासागरीय गर्त। दिया कि तट से समुद्र की ओर पाए जाने का सही क्रम है। ये हो गया तट, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया तट। अब इस तट से सबसे पहले क्या लगेगा, महाद्वीपीय, ये महाद्वीपीय मग्न तट होगा। फिर उसके बाद महाद्वीपीय मग्न तट के बाद ये मग्न ढाल होगा, मग्न ढाल के बाद गहरे सागरी मैदान होंगे, फिर इसके बाद गर्त होंगे। ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया कि पहले तट आएगा, तो तट कहाँ है, 2 नंबर पर है। 2 नंबर कहाँ है, इसको काट दीजिए, इसको काटिए। तो मग्न तट यहाँ आया, फिर मग्न ढाल आएगा तो 2 और 1, मग्न ढाल के बाद मैदान आएगा तो 2, 1, 3 और 4। तो 21, 34 किसमें दिया हुआ है, ये दिया तीसरा नंबर, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार करिए। मृत सागर, लाल सागर, स्कॉटलैंड का मिडलैंड मैदान, उपयुक्त में से कौन रिफ्ट घाटी है? देखिए मृत सागर रिफ्ट घाटी है, लाल सागर रिफ्ट घाटी है। स्कॉटलैंड का मिडलैंड जो मैदान है, यह जो है कि आपका कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा डाउटनेस है कि ये रिफ्ट घाटी है कि नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों दिया है, तो इनको आप लगा सकते हैं। अन्यथा इसके अभाव में आपका तो 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है ही। ठीक है। अब इन्हीं दोनों में देखिए कन्फ्यूजन है, जो भी सही हो सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं 44 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। मैरियाना गर्त, सुंडा गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त, कार्लसबर्ग गर्त, है ना। तो ये देखिए मैरियाना गर्त कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर में आ जाएगा। सुंडा कहाँ है, तो ये हिंद महासागर में है। प्यूर्टो रिको कहाँ है, अटलांटिक में है। कार्लसबर्ग कहाँ है, हिंद महासागर के अरब सागर में है। तो बन गया एफ का दूसरा और जी का पहला। तो एफ का दूसरा और जी का पहला किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। 45 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लाल सागर का समुद्री जल तापमान फारस की खाड़ी के जल तापमान से अधिक है, और दूसरा बाल्टिक सागर का पानी काला सागर के जल से अधिक खारा है। तो इस यहाँ पे देखा जाए तो ये जो आपका बाल्टिक सागर का पानी काला सागर के जल से अधिक खारा नहीं हो सकता है, क्योंकि बाल्टिक सागर ध्रुवीय क्षेत्रों में है, और जो काला सागर है वो, यानी काला सागर जो है ये आपका लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि बाल्टिक सागर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। तो बाल्टिक सागर का पानी काला सागर के जल से अधिक खारा नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा।
लाल सागर का समुद्री जल तापमान फारस की खाड़ी के जल तापमान से अधिक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो केवल एक ही आप सही लगाइए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ फैली हुई कोरल रीफ है, तो इसको आप बैरियर रीफ के नाम से भी जानते हैं। 47 निम्नलिखित में से उनके जल में लवणता सांद्रता के बढ़ते क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है? तो देखिए यहाँ पर मैं सीधा अनुक्रम बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बाल्टिक सागर आएगा, इसका लवणता कम है, फिर इससे अधिक आर्कटिक महासागर का है, फिर इससे अधिक कैलिफोर्निया खाड़ी का होगा, फिर इससे अधिक लाल सागर का होगा। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 48 है, निम्नलिखित में से चंद्रमा के किस चरण के दौरान लघु ज्वार आता है? केवल पहली तिमाही, पहली और तीसरी तिमाही, दूसरी और तीसरी तिमाही, केवल चौथी तिमाही, केवल चौथी तिमाही। तो यदि बात किया जाए तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है ना, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष के सप्तमी और कृष्ण पक्ष के अष्टमी के समय लघु ज्वार अनुभव किए जाते हैं। शुक्ल पक्ष को अजोरिया रात कहते हैं, कृष्ण पक्ष को अनहरिया रात कहते हैं। तो अनहरिया रात का अष्टमी यानी कि पहला सप्ताह, और अजोरिया रात यानी कि 15 दिन के बाद जो होगा अष्टमी होगा, यानी कि वो आपका 21वें दिन में आएगा। तो वो कौन सा होगा? तीसरा हो जाएगा। तो इस आधार पर आपका पहला और तीसरा जहाँ पे दिया होगा, यानी पहली और तीसरी तिमाही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए 49 देखते हैं। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के उत्तरी भागों में महासागर की सतह की धाराएं दक्षिणावर्त परिसंचरण पथों का अनुसरण करती है, क्योंकि अभिसरण और अपसरण संचरण, कोरियालिस बल, समुद्री जल के घनत्व में अंतर, प्रचलित हवाओं का प्रभाव। देखा जाए तो ये सभी हो सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं, लेकिन इन चारों में किसी एक को चुनना है तो आप कोरियालिस बल को चुन सकते हैं। कोरियालिस बल यही कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में यदि आप हैं तो हवाएं हमेशा आपके दाहिने मुड़ जाती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध की जितनी भी महासागरीय धाराएं हैं वो अपने दाहिने दिशाओं का अनुसरण करते हुए एक सर्कुलेशन मोशन में चलती हैं, जो क्लॉकवाइज में होता है। तो ये कोरियालिस बल के कारण होता है। आइए 50 नंबर देखते हैं। हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? हिंद महासागर केवल आधा महासागर है, हिंद महासागर स्थिररुद्ध महासागर है, हिंद महासागर में लवणता अधिक भिन्नता है, हिंद महासागर में मानसून द्रोणी है। तो ये इसमें से देखिए तो सभी सही हैं, लेकिन इन चारों में किसी एक को चूज करना हो तो हिंद महासागर में मानसून द्रोणी बनती है, इसलिए यहाँ पे नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए यही एक जिम्मेदार कारक बन जाएगा। 51 है, निम्न में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? तो इसमें से देखिए हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा ठंडी जल धारा है, ब्राज़ील की जल धारा एक गर्म जल धारा है, इसको काट दीजिए। ओयोसियो की जो ओयोसियो की धारा और कनारी धारा, तो कनारी धारा एक ठंडी जल धारा है। क्या है ये? यह एक ठंडी जल धारा है, ठीक है। और ओयासियो, तो ओयासियो की भी जो जल धारा है वो भी क्या है? वो ठंडी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, यानी कि तीसरे ऑप्शन में यह दिया हुआ है। आगे देखते हैं 52 सबसे गहरे महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? ये तो बच्चा जानता होगा कि ये कहाँ पर है। ये तो प्रशांत महासागर के उत्तरी प्रशांत महासागर में यह है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के कारण उत्पन्न महासागरीय तरंगें कहलाती हैं, तो इन्हीं को हम सुनामी के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन, चैलेंजर कटक अवस्थित है, तो ये उत्तरी प्रशांत ये चैलेंजर कटक ये अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। मिड अटलांटिक रीज का उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग चैलेंजर कटक के नाम से जाना जाता है, और उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में उत्तर दक्षिण अंतर समुद्री कटक नहीं पाए जाते हैं? तो उत्तर दक्षिण से कह रहा है तो आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण कह रहा है, तो उत्तर से दक्षिण इन सभी में पाया जाता है, लेकिन आर्कटिक महासागर में नहीं पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए 56 नंबर देखते हैं हम लोग। महासागरीय उच्चावच समांतर महाद्वीपों की तुलना में अधिक विविध है, महाद्वीपों की तुलना में अधिक समरूप है, केवल मामूली भिन्नताएं दिखती हैं, बहुत अधिक महत्व नहीं रखती हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। फिफ्टी 57 देखते हैं। रेडियोलेरियन ऊँच किस गहराई पर पाए जाते हैं? तो ये आपका 2000 से 5000 फैथम के बीच में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र बिना तट रेखा वाला है? तो सार्गेसो सागर जो बीच में है अटलांटिक महासागर में, तो ये बिना तट रेखा वाला है। जब ध्रुवीय समुद्र में पानी जम जाता है तो लवण ऊपर की परत से पदार्थ में पानी बना रहता है, जो जमता नहीं है, नीचे की ओर डूब जाता है, आंशिक रूप से जम जाता है और आंशिक रूप से डूब जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीचे की ओर डूब जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? तो ये जो भूमि है महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है।
जल विज्ञान में डिस्चार्ज की इकाई है तो क्यूबिक फीट प्रति मिनट होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्यूबिक फीट प्रति मिनट, राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 62 है, निम्नलिखित में से कौन से बाह्य परिवर्तन वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं? सूर्य के प्रकाश में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि। चौथा है उपलब्ध मृदा जल में वृद्धि, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपलब्ध मृदा जल में वृद्धि हो जाएगा। 63 है, निम्नलिखित में से किसे जलभृत के निर्माण स्थिरांक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भंडारण क्षमता और परागम्यता हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम जलभृत पुनर्भरण का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो परकोलेशन टैंक हो जाएगा, है ना। ये जो है कि आपका कृत्रिम जलभृत पुनर्भरण का उदाहरण नहीं है। आगे है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य को बेरिंग जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है और यह एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर देता है। बड़े जल निकायों की जल सतह में नियमित दोलन निम्न कारणों से बनते हैं: समुद्री जल और ऊपर की हवा के तापमान में अंतर, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी घूर्णन और पानी की सतह पर हवा का घर्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन, राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तटीय प्रवेश द्वार के मुहाने के पास स्थित ज्वार कहलाता है? तो इसको धारा तो कह नहीं सकते हैं, तो ये गलत हो गया, स्ट्रीम कहेंगे नहीं। अब तटीय प्रवेश द्वार के मुहाने के पास स्थित ज्वार जो होता है आप उससे प्रभावी तरंग के नाम से जान सकते हैं। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, देखिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से प्रभावी तरंग होगा। 68 है, ज्वार की सीमा अधिक होती है भूमध्य रेखीय महासागरीय क्षेत्र में, उत्तरी महाद्वीपीय मग्न तट में, एस्चुअरी के मुहाने पर, द्वीप के आसपास। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तरी महाद्वीपीय मग्न तट में ज्वार की सीमा अधिक होगी। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो दक्षिण प्रशांत धारा, क्यूरोसियो धारा, लेब्राडोर की धारा, रिप धारा। तो इनमें से जो क्यूरोसियो धारा है यह एक गर्म जल धारा है, इसे काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा महासागर है तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, राइट ऑप्शन नंबर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और सबसे गहरा भी है। पृथ्वी पर ताजे जल का प्रतिशत पूछ लिया है तो 2.70 है। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही है? महासागरीय नितर में कटक, पहाड़ी और गर्त पाए जाते हैं। महासागरीय नितर में कटक, पहाड़ी और गर्त पाए जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। महासागरीय नितर कठोर स्थिति में हैं। महासागरीय नितर में लावा, महासागरीय नितर के 4 प्रमुख प्रकार हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 4 जहाँ दिया होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर 4। और हाँ देखिए, बहुत ही मेहनत लगता है इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने में और वीडियो बनाने में और आपके यहाँ तक पहुँचाने में। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि अन्य पेपर का भी आंसर आपको शीघ्रतापूर्वक प्राप्त हो सके। आइए 73 नंबर देखते हैं। महाद्वीपीय ढाल में परिवर्तन निम्न के बीच में होता है, तो ये जब भी होता है तो 2 से 5 डिग्री के बीच में होता है और महाद्वीपीय मग्न तट का 1 से 3 डिग्री के बीच में होता है। 74 नंबर है, महासागरीय बेसिन में मध्यम ढाल है। महाद्वीपीय ढाल, गहरे सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, महासागरीय गर्त। तो ये मध्यम ढाल पूछा है, तो जो गहरे सागरीय मैदान होंगे इनका ढाल मध्यम होगा, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा ठंडे पानी के ऊपर उठने से उत्पन्न होती है? यानी कि अपवेलिंग पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो अपवेलिंग की क्रिया होती है वो बेंगुला की धारा या अपवेलिंग का एक परिणाम होता है। बेंगुला की धारा अटलांटिक महासागर में यह प्रवाहित होती है। ये एक ठंडी जल धारा है, तो यही अपवेलिंग का एक परिणाम है, बेंगुला की धारा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने कुल 75 क्वेश्चन को हल किया। इनमें से मैं मान के चलता हूँ कि मेरे द्वारा जो आंसर दिया गया वो 70 बिल्कुल करेक्ट होंगे और जो लोग मेरे अकॉर्डिंग आंसर किए होंगे मान के चलिए कि वो लोग 65 से 70 के बीच में बिल्कुल सही सही क्वेश्चन किए होंगे। लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही हाई लेवल है, बहुत ही स्टैंडर्ड है। बच्चे हो सकता है इनमें मशक्क़त करके पास हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कठिन बनाया गया है। बहुत ही जल्द रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल कराया जाएगा और संसाधन भूगोल से भी संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल कराया जाएगा। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। इसके पहले मैंने हाइड्रोलॉजी और ओशनोग्राफी से संबंधित कुल 200 क्वेश्चन को हल कराया था। उनमें से मान के चलिए कि लगभग 15-20 क्वेश्चन जो है कि टच हुए हैं, फंसे हुए हैं, यदि सही से पढ़े होंगे लोग तो आज के सेशन में दोस्तों बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए जो है कि प्रश्न पत्र के उत्तर के साथ और प्रैक्टिस सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।